आज हम इस बात को जानेंगे कि इन अनुच्छेदों में क्या क्या बातें लिखी गई है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कितने खंड है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, कितने खंड है इसमें। 16 में कितने खंड है, 17 और 18, इन सारी अनुच्छेदों की हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे और इस बात को भी जानेंगे कि नए जो अनुच्छेद है, इनके जो नए सब क्लोज है, वो किस संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया था। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपको बताना आवश्यक होगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में जितना उल्लेख मिलता है, उतना उल्लेख विश्व के किसी भी संविधान में नहीं मिलता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो हमने मूल अधिकारों की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो समानता का अधिकार है। मूल अधिकारों में सबसे पहला जो अधिकार आता है वो कौन सा आता है, समानता का अधिकार। और आप इस बात को जानते हो कि समानता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। इस बात को ध्यान रखिए। और 14 से 18 तक जो अनुच्छेद है, इनकी कुल संख्या 5 हो गई है। तो इन 5 अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का क्या है, उल्लेख है। अब सबसे पहले अनुच्छेद 14 की बात करें। अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें क्या लिखा मिलता है, इसमें दो बातें लिखी मिलती है। एक तो आता है विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के सामने सब समान होंगे, किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होगा, सारे जो लोग हैं वो समान होंगे। दूसरा, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। अब पहली बात को समझने के लिए हमें दूसरी बात को पहले समझना आवश्यक होगा। भी अगर इस बात को हम थोड़ा सा हिसाब से समझ लेंगे, हालांकि ये प्रैक्टिकली बात आप बिना बताए समझ जाओगे। इस बात को यदि हम जान लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे कि पहली बात तो कहती है कि विधि के यानी कानून के सामने सारे लोग समान है, किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं। तो मान लिया, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है, विधि का समान संरक्षण। ये क्या होता है, देखिए इसमें आपने सुना होगा कि एक परीक्षा हॉल है, उसमें एक परीक्षा हो रही है और मान के चलिए 30 विद्यार्थी जो अभ्यर्थी उसमें बैठे हैं और 30 में से 29 अभ्यर्थी, या यूं मान लीजिए 30 के 30 स्वस्थ है, हष्ट-पुष्ट, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ठीक ठाक है, सही है एकदम। तो उनकी परीक्षा हो गई, उन्होंने नियत समय पर जो है वो अपनी परीक्षा पूरी कर ली। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी अभ्यर्थी होती है जो अलग समय की और अलग स्थान की उन्हें आवश्यकता होती है। अब ये वो नकल वाले नहीं, उनको बस की आवश्यकता हो सकती है। मैं उन विद्यार्थियों अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या किसी भी तरीके से अक्षम हो सकते हैं। हालांकि मानसिक रूप से अक्षम पर तो ये लागू कम होने की संभावना होती है, लेकिन फिर भी शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति है, जो जैसे विकलांग है या हाथों से कोई अक्षम है लिखने में, तो या मान के चलिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और एंड टाइम पे उसके हाथ पैर काम नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में जो हम श्रुत लेखक ले जाते हैं या लेखक ले जाते हैं साथ में लिखने के लिए, तो ये सारी चीजें किससे कनेक्टेड है, विधि के समान संरक्षण से। आप एक बात और देखते होंगे, जैसे अक्षम विद्यार्थी जो है उनके लिए समय का अतिरिक्त समय देना, वो भी किस में आता है, विधि के समान संरक्षण में आता है। जैसे एक अभ्यर्थी तो 2 घंटे में पेपर पूरा 2 घंटे का समय मिलता है पेपर पूरा करने के लिए, और एक अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से अक्षम है उसे 2.5 घंटा देना, वो क्या है, विधि का समान संरक्षण है। समान पहले में तो ये आ गया कि सारे समान है, विकलांग, अक्षम, सक्षम सब समान है। लेकिन दूसरा क्या कहता है कि समान ऐसे तो है, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से, यथार्थ रूप से क्या होगा कि यदि मान के चलिए कोई शारीरिक रूप से सक्षम अभ्यर्थी है या कोई भी नागरिक है और उसकी साथ ही एक अक्षम विद्यार्थी अभ्यर्थी नागरिक है, तो उन दोनों को बराबर लाने के लिए कुछ जो है वो बातें प्रावधान हो सकते हैं। तो वो किस में आते हैं, विधि के समान संरक्षण में। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे शारीरिक रूप से अक्षम, यानी कि असक्षम, अक्षम अभ्यर्थियों या विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त समय देना, ये किस में आता है, विधि के समान संरक्षण में आता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। अब समता का मतलब होगा सारे समान, ठीक है, लेकिन एक बात ये आती है कि अगर कोई सक्षम और अक्षम है तो फिर ये पार्ट जो 2 है, अनुच्छेद 14 का जो दूसरा भाग है वो लागू होगा। अच्छा, इसको हम बोलते हैं नकारात्मक उपबंध, और अनुच्छेद 14 की जो दूसरा पार्ट है उसे बोलते हैं सकारात्मक उपबंध। अभी नकारात्मक कैसे है,
क्योंकि ये सभी के साथ कोई एक जैसा मानता है, जैसे विकलांग है या सक्षम है, उनमें कोई भेदभाव नहीं करता। तो फिर ऐसे तो मान के चलिए 2 घंटे में कोई पेपर अगर सक्षम पूरा कर रहा है तो अक्षम को अधिक टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर 2 घंटे में एक 100 प्रश्न करके कंप्लीट हो जाता है, एक बेचारा 50 ही कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, दोनों में भेदभाव की कंडीशन अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। तो इस स्थिति में ये जो पहला जो उपबंध है उसे नकारात्मक उपबंध माना जाता है हालांकि, और दूसरा जो है उसे क्या बोला जाता है, सकारात्मक उपबंध। और इस उपबंध को या इस जो ये प्रावधान है इसे कहां से दिया गया है, इंग्लैंड से दिया गया है, ठीक है। और ये जो दूसरा प्रावधान है इसे कहां से दिया गया है, अमेरिका से दिया गया है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान रखिए कि ये जो अनुच्छेद 14 है वो नागरिक तथा व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है। नागरिक तथा व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखिए। अब ये नागरिक और व्यक्ति का क्या चक्कर है। नागरिक का मतलब होता है जो भारत का नागरिक है, ठीक। व्यक्ति का मतलब है कि कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है या भ्रमण करने के लिए किसी भी तरीके से विदेशी नागरिक भारत में आए तो व्यक्ति होगा, ठीक है।